हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन किया था। आज हम करेंगे, आज हमारा जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन हमें करना है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बट उसको पढ़ने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन को समझने से पहले छोटे छोटे कंसेप्ट भी हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है। तो यहाँ पर दो तरीके से हम टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे दिखा सकते हैं। फर्स्ट है अप्रॉक्स डिपेंडेंसी में, एंड सेकेंड इज़ क्वांटिटेटिव डिपेंडेंसी। जो क्वांटिटेटिव डिपेंडेंसी है, विच वन इज़ एग्जैक्ट मैथड, ठीक है, जो कि एक बेस्ट मेथड है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अप्रॉक्स डिपेंडेंसी, कि हम टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं एग्जैक्टली तरीके से। इसमें हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन विल टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट इज अप्रॉक्स डिपेंडेंसी। अप्रॉक्स डिपेंडेंसी क्या बोलता है? द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट रिएक्शन is that rate of reaction or rate constant becomes almost double for every 10 degree rise in temperature. This is called temperature coefficient. According to approx dependency, ये कहता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर हम 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करते हैं तो जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सो यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर कॉफिशेंट। टेम्परेचर कॉफिशेंट क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द रिएक्शंस एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कि ये रेशियो है रेट कांस्टेंट का, एक टी डिग्री सेल्सियस पे और एक टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। जितना भी यहाँ टेम्परेचर होगा उसे 10 प्लस कर लो, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कॉफिशेंट। तो टेम्परेचर कॉफिशेंट हमें ये बताएगा कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। अगर टेम्परेचर कॉफिशेंट की वैल्यू 2 आती है तो हम बोलेंगे कि एवरी 10 डिग्री राइज पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? डबल होता रहेगा। अगर हमारा टेम्परेचर कॉफिशेंट 3 है तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज पे जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल होता रहेगा। सो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज और रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। यहाँ पर जो हम टेम्परेचर लेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं। सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लेते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है एट स्टैंडर्ड कंडीशन कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे अप्रॉक्स डिपेंडेंसी में इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया। अप्रॉक्स डिपेंडेंसी ये बोलता है कि अगर हम 10 डिग्री राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर कॉफिशेंट स्टडी किया। अब आगे देखो, इफ़ टेम्परेचर कॉफिशेंट इज़ 3 इन रिएक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, अगर टेम्परेचर कॉफिशेंट की वैल्यू 3 आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि द रेट विल ऑल्सो बी ट्रिपल्ड विद टेम्परेचर विद एवरी 10 डिग्री राइज, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर रेट कांस्टेंट के है तो 20 पे क्या हो जाएगा? 3K हो जाएगा, और 30 पे 9K हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 गुना। और 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, तो इसका 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 27। सो इस एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे अगर रेट कॉफिशेंट, अगर टेम्परेचर कॉफिशेंट की जो वैल्यू 3 आती है तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन रेट है वो हर बारी ट्रिपल फॉर्म में इंक्रीज होता रहेगा एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कॉफिशेंट इज 2 इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज x, फाइंड रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशेंट गिवन है कि टेम्परेचर कॉफिशेंट कितना है? यहाँ पे 2 है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस पे x गिवन है आपको, तो रेट आपको निकालना है 80 डिग्री सेल्सियस पे। रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो आपको रेट कांस्टेंट या रेट बताना है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर और यहाँ पे लिखेंगे रेट कांस्टेंट।
20 डिग्री और हमारा टेम्परेचर कॉफिशेंट कितना है, टेम्परेचर कॉफिशेंट इज़ 2। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट है वो x है। तो 10 डिग्री राइज हम करके देखते हैं, 30 पे कितना हो जाएगा 2x। मैंने आपको बताया था अगर कॉफिशेंट 2 है तो एवरी टाइम आप क्या कर दोगे, 10 डिग्री सेल्सियस राइज पर डबल करते रहोगे। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 4x हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे 8x, इसका ट्वाइस, फिर 60 पे हो जाएगा 16x, 70 डिग्री सेल्सियस पे 32x और 80 डिग्री सेल्सियस पे 64x। सो वी कैन से दैट एट 80 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, सॉरी रेट कांस्टेंट या रेट बोल दो, रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा 64x। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट जो इफेक्ट पढ़ना है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे बाय द क्वांटिटेटिव डिपेंडेंसी मेथड पढ़ना है। क्वांटिटेटिव जो डिपेंडेंसी मेथड है वो बहुत एक्यूरेट मेथड है, वो बहुत एक्यूरेसी से रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ। So, effect of temperature on rate of reaction was proposed by Arrhenius in 1889 called Arrhenius equation। ठीक है, इन 1889 आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये इक्वेशन हमें दिया था। अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ये रिलेशन बताता है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ। और वो जो इक्वेशन है वो क्या था, k इज़ इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये सब पावर में है, ठीक है, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे k क्या है, k इज़ द रेट कांस्टेंट, a इज़ फ्रीक्वेंसी फैक्टर और इसको आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेकिन ये जो है वो क्या, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये क्या कहलाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ई इज़ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। ई ए इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी जो कि किस में होगा, जूल पर मोल में हम निकालते हैं, यूनिट उसका जूल पर मोल होगा। आई इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टी इज़ द टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में लेंगे हम, केल्विन में लेंगे। तो ये जो इक्वेशन था ये डिराइव किया था आर्हेनियस ने और इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको इस इक्वेशन को आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगी और इसके डिफरेंट फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन के और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो भी हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के वर्सेस में, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा अगर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर है यहाँ पे, ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, टी ऊपर है और के यहाँ पर है। तो अगर के और टी के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के वर्सेस में, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। नेक्स्ट हमें एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्टडी करना है, कोलिजन थ्योरी। इंटरेस्टिंग भी है, इसको हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी क्या होती है। This theory was put forward by Max Strauss and William Lewis. According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and reactions occur when molecules of reactant collide with each other. Collision theory ये बोलती है कि जो भी reactant के molecules हैं, ठीक है, वो एक स्फेयर के फॉर्म में होते हैं। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए हार्ड स्फेयर्स। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं और एक इफेक्टिव कोलिजन होता है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कि अगर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो आफ्टर देयर कोलिजन प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो नेक्स्ट है कि ओनली दोज कोलिजन्स विच सक्सेसफुली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर कोलिजन प्रॉपरली होता है, ठीक है, तो ही प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कोलिजन प्रॉपर फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन हुआ है। अगर हमारा कोलिजन प्रॉपरली नहीं होता है तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। सो यहाँ पे देखो कि only those collisions which successfully produce the products are called effective collisions. Collisions which do not produce products are called ineffective collisions, that is reactant molecules collides and disperse in different directions with different velocity. इस सिचुएशन में क्या होगी, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं
अगर कोलिजन परफेक्टली नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है। टकराने के बाद वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इफेक्टिव कोलिजन है तो क्या होगा, जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, इनके बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, परफेक्ट कोलिजन हुआ, सक्सेसफुली कोलिजन हो गया, तो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्ट। इनइफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा कि ये दोनों आपस में पास में आएंगे, बट इनका कोलिजन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ठीक है। जब इनका कोलिजन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे दूर दूर इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई अगर कोलिजन प्रॉपर नहीं है तो इनइफेक्टिव कोलिजन, अगर कोलिजन प्रॉपर है तो प्रोडक्ट भी मिलेगा, और उस कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी में एक टर्म पढ़ेंगे, कोलिजन फ्रिक्वेंसी, विच इज़ डिनोटेड एज z, जिसको z से डिनोट करते हैं। ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने एरिया ले लिया, उस पर्टिकुलर एरिया में छोटा सा एरिया है, और एक सेकेंड के अंदर जितने मैक्सिमम कोलिजन होते हैं, जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, दैट नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया इज कॉल्ड कोलिजन फ्रिक्वेंसी। अब एक चीज़ है, इतने छोटे से एरिया में जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे, ठीक है, तो उनका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन ही होगा, ठीक है। अगर हम अज्यूम करें कि बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिया गया एक छोटा सा एरिया लिया, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में गैदर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपस में कुछ ना कुछ कोलाइड करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ही कोलिजन होएगी, कुछ ना कुछ नहीं, मैक्सिमम कोलिजन होएगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोलिजन फ्रिक्वेंसी है तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी के टाइम में जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि छोटे से वॉल्यूम में जब विद इन अ सेकेंड हम नंबर ऑफ कोलिजन अगर हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा पास में है, तो इसी को कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। नॉर्मली कोलिजन फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी हाई, भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोलिजन फ्रिक्वेंसी नॉर्मली क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी वैल्यू आती है 10⁻25 टू 10⁻28 तक। सो नेक्स्ट इज़ कि जो ये कोलिजन है, तो कोलिजन पर भी कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि कोलिजन कैसे होगा। कोलिजन अगर अच्छे से हमें देखना है, ठीक है, तो कुछ बैरियर्स हैं, ठीक है, अगर वो बैरियर्स फॉलो करते हैं कोलिजन, तो कोलिजन परफेक्ट होगा, और दैट इज़ इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो 2 इंपॉर्टेंट बैरियर्स विच इफेक्ट ऑन कोलिजन, जो 2 इंपॉर्टेंट बैरियर हैं इफेक्ट करते हैं कोलिजन पर, वो क्या है, नंबर 1 एनर्जी बैरियर एंड सेकंड वन इज़ ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें परफेक्ट होंगी, ठीक है, एनर्जी भी परफेक्ट होगी, ओरिएंटेशन भी परफेक्ट होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, देन ओनली effective collision will take place and product formation occur. So energy barrier, for reacting species to make effective collisions they should have sufficient energy to break the chemical bonds in the reacting molecules. वो क्या कहते हैं कि सपोज रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स है वो टूटेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सो फॉर इफेक्टिव कोलिजन सबसे पहले तो वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के जो आपस में बॉन्ड्स हैं, रिएक्टेंट के बीच में जो भी बॉन्ड्स हैं वो टूटने चाहिए, तो उसके लिए एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एनर्जी स्टडी करेंगे, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इसको ग्राफ की हेल्प से भी आगे पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, the minimum amount of energy which the colliding molecules must possesses is known as threshold energy, कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए
ठीक है, अगर उतनी एनर्जी उसको मिलेगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर उतनी एनर्जी उसके पास नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ से आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। एक चीज़ है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास खुद की भी कोई एनर्जी होती है। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बाद खुद की भी कुछ एनर्जी होती है, जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए होती है। ठीक है, अगर उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी तभी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकेगा। ठीक है, अगर उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस, जो आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, दे शुड गेट दिस मच एनर्जी। अगर उनको मिलती है, कहीं से हीट मिलती है, कुछ मिलती है, तभी वो आपस में अगर कहीं से बाहर से हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तभी वो क्या करेंगे, ये एनर्जी गेन करेंगे, और आफ्टर गेनिंग दिस एनर्जी, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। सो दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट है, ओनली दोज कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट्स विच पोजेस एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक चीज़ है, हम ये भी बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड गेट मोर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज़्यादा एनर्जी होगी, पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी उनके पास होगी तभी जाके वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, अब ये क्या है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनकी खुद की भी कुछ एनर्जी होती है, उसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्ब करता है ताकि वो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। सो the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold energy value is called activation energy। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ETH। TH मतलब थ्रेशोल्ड, या आप खाली ET भी लिख सकते हो। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। या थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, it is the sum of activation energy plus energy possessed by the reactant molecules। so students, यहाँ पे मैंने यहाँ ग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की है। ठीक है, सपोज रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी थी। ठीक है, इसको मैं HR मतलब कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी। सो मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास खुद की भी कुछ एनर्जी होती है। सपोज वो इतनी एनर्जी उनके पास ऑलरेडी थी, उनको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को शो कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को शो करता है। अब एक चीज़ है, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, उसके पास खुद की जो एनर्जी थी उसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एनर्जी पोजेस बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हम ये भी बोल सकते हैं। अब एक चीज़ है कि उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, उसको इतनी एनर्जी और एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी अगर उसको इस बैरियर को क्रॉस करना है। ठीक है, ये जो बैरियर है यहाँ तक अगर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ तक की एनर्जी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब एक चीज़ है कि यहाँ तक आने के लिए
उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, सपोज दिस मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस मच एनर्जी इज, इतनी इसके पास खुद की थी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी खुद पहले से थी, ठीक है, और इतनी उसने एब्जॉर्ब की। अब एक चीज़ है, व्हाट अबाउट द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेड मॉलिक्यूल के पास अगर होगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय the reactant molecule, energy possessed by reactant molecule। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। सो होप कि आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे शो हुआ है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। वो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दिस मच एनर्जी इज़ रिलीज, इतना एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस मच एनर्जी इज रिलीज, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इस ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है AA एंड BB, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, एंड आपस में कोलाइड करने के लिए भी उनको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि कोलिजन तभी होएगी जब उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होएगी, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग सिचुएशन अराइज होगी। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जो AA बॉन्ड होगा वो टूटेगा, BB बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है, और न्यू बॉन्ड बनेगा बिटवीन AB और AB, ठीक है। जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं बिटवीन AA और BB वो ब्रेक हो जाएंगे एंड न्यू बॉन्ड्स हैं वो AB और AB के बीच में फॉर्म होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो उसका जो लाइफ होता है बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, पहले तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमने एनर्जी डिस्कस किए थे आपके साथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उतनी एनर्जी होगी तब जाके ये बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ही वंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इमीडिएटली जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा AB, जिसको हम लिख सकते हैं AB ट्वाइस, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा सिचुएशन हमारी बनेगी। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये AA और BB था हमारे पास। इस सिचुएशन पे क्या होगा, क्योंकि हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, यहाँ पर आके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो AA के बॉन्ड है वो टूटेंगे और BB के बॉन्ड भी टूटेंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। वंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनेगा AB, जिसको मैंने AB या मैं लिख सकती हूँ 2AB। क्लियर? सो दिस इज हाउ reactant converts to product in a collision theory. So the same चीज़ is written over here, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि how where activated complex form and how product is formed. अब एक चीज़ है कि जो हमने पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, वो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस दोनों के लिए हम बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ देखो कि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस मच इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस मच इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो कि जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, ठीक है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, अच्छा एक चीज़ है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब यहाँ पे हम डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करके हम बता देंगे कौन सा जो ग्राफ है एक्सोथर्मिक के लिए और कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए। अब यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंथैल्पी ज़्यादा है, और प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट में जो एंथैल्पी है वो क्या है, कम है, ठीक है। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, हीट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। सो सपोज़ ये वैल्यू 7 है, ठीक है, और ये वैल्यू 4 है, ठीक। अगर 4 माइनस 7 करते तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, नेगेटिव ही आएगी। सो हेयर डेल्टा एच इज़ नेगेटिव क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू कम है। सिमिलरली यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट की, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है, कम है, और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पर रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो कम है, ठीक है, तो इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिस मच एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज़ अब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ से भी देख के पता चल सकता है या आप इन फॉर्मूलेज में पुट करके भी देख सकते हो, क्लियर। या एक और तरीके से आप समझ सकते हो, हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हीट रिलीज़ होएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो बहुत थोड़ी रह जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो कम शो हो रही है, रीज़न भी क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो आई होप ये आपको जो ग्राफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए वो क्लियर है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निकाले तो हम कैसे निकालते हैं, हीट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जो हमारा एंथैल्पी है रिएक्टेंट का वो ज़्यादा और यहाँ पर कम है, तो प्रोडक्ट में से कम में से ज़्यादा माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट की वैल्यू है हीट एंथैल्पी वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की हीट एंथैल्पी कम है, तो ज़्यादा में से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो नेक्स्ट इज़ ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर में क्या है, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी, फर्स्ट हमने एनर्जी बैरियर डिस्कस कर लिया कि एनर्जी बैरियर भी एक फैक्टर है कोलिजन के लिए, कि कोलिजन कब परफेक्ट होगी, जब पर्टिकुलर एनर्जी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी। सेकंड है ओरिएंटेशन, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन परफेक्टली नहीं है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर उनके ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो भी कोलिजन परफेक्टली नहीं होगा। सो ओरिएंटेशन भी एक बैरियर है, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द कोलिजन। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। सफिशिएंट एनर्जी भी चाहिए और डायरेक्शन भी, दोनों ही फैक्टर हैं जो कि कोलिजन थ्योरी में मायने रखते हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड हमने लिया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिया अल्काइल हैलाइड का, तो OH नेगेटिव इस रिएक्टेंट पर अटैक करना चाहता है, ये कोई सबस्ट्रेट है, इस पर अटैक करना चाहता है हमारा OH नेगेटिव, ठीक है। अगर OH नेगेटिव सामने से अटैक करता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, कार्बन चेन के साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है, अगर OH नेगेटिव सामने से अटैक करता है, फ्रंट अटैक करता है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। बट अगर यही OH नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है,
ये इस पर अटैक करेगा और हेलोजन आउट हो जाएगा। Br क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा। जैसे ये अटैक करता है तो Br आउट हो जाएगा, ब्रोमीन आउट हो जाएगा। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो एक सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनेगा। OH जब इस पर अटैक करेगा तो OH की बॉन्डिंग इसके साथ बननी स्टार्ट हो जाएगी और Br की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस इज़ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस होता है, जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड activated complex. An activated complex is very short lived, immediately it convert into product. तो जैसे ही OH नेगेटिव बैक से अटैक करता है तो यहाँ पे OH नेगेटिव बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और ये बॉन्ड टूटना शुरू करेगा। Br का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। देन आफ्टर दिस जो Br है वो आउट हो जाएगा, OH इस पर अटैक करेगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो दिस इज़ हाउ कि भाई ओरिएंटेशन भी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर यहाँ पर OH नेगेटिव फ्रंट से अटैक करता है तो अटैक प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सही नहीं थी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन उसने बैक से अटैक किया तो ओरिएंटेशन प्रॉपर थी, तो ये अटैक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि फ्रंट से अटैक करने पर प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि जो OH है उस पर नेगेटिव चार्ज था और जो हेलोजन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। हेलोजन क्या करता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस पर होता है, तो ये इस पर अटैक नहीं कर सकता। ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर। OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक करना चाहेगा, जहाँ पर उसको पॉजिटिव सेंटर मिलता है। तो C पर पॉजिटिव सेंटर है तो वो इस साइड अटैक करेगा, यहाँ पर उसको कोई रिपल्शन फील नहीं होगी। सो अगर OH नेगेटिव फ्रंट से अटैक करता है तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। इफ OH नेगेटिव अटैक फ्रॉम द बैक साइड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो वी कैन से दैट ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर इफेक्टिव कोलिजन। आप इसको स्फेयर की फॉर्म में भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इनको आपस में कोलाइड करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखो अब ये जो है, ठीक है, ये तो नीचे वाले जो है वो एक डायरेक्शन में है, इनका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो इसके साइड पे है, बट ऊपर वालों का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये इसके साथ प्रॉपरली कोलाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसके साथ, इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन दूसरी साइड है। ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का, ऊपर वाला जो रिएक्टेंट जो ये स्फेयर है, इसका डायरेक्शन इस साइड और इसका डायरेक्शन इस साइड है। जब डायरेक्शन अपोजिट होंगे तब भी आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट टेम्परेचर T एंड T + 10 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें ग्राफ स्टडी करना है। यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है विच इज शोइंग द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है एट टेम्परेचर T एंड एट टेम्परेचर T + 10 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस पर क्या असर होता है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हम टेम्परेचर कितना लेते हैं, टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे टेम्परेचर को किसी रिएक्शन में, तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बनाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट बोल दो या रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो आपस में कोलाइड करते थे, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया, ठीक है, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। सो दैट इज़ वाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो गया। सो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। एट T टाइम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD। अब एक चीज़ है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट पोजेस एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। उनको अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ से ऊपर उनकी एनर्जी होनी चाहिए, से ज़्यादा उनकी एनर्जी होनी चाहिए, देन ओनली दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। अब सपोज मान लो हमारे पास रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली 20 मॉलिक्यूल्स आर पोजेसिंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। सो द मैक्सिमम, बट जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बच गए हैं, सपोज 80 मॉलिक्यूल्स बच गए हैं 20 में से, उनकी जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट वो मॉलिक्यूल्स जो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक अपनी एनर्जी लेके जाएंगे वो ही प्रोडक्ट बनाएंगे। सो एट टी टाइम जो ग्राफ है वो ऐसे शो हो रहा है, एंड एट टी प्लस 10 जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एरिया शेडेड कर रखा है। यहाँ पर मीन्स कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ तक की जो एनर्जी है वो चाहिए। जिन मॉलिक्यूल्स के पास, जिन रिएक्टेड मॉलिक्यूल के पास एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी, मतलब ये जो है बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, अगर उनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो एरिया ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बता रहा है, ठीक है। सो एट टी टाइम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD, ठीक है। एट टी टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे, ठीक है, वो ये वाला एरिया शो करें, मतलब जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं दे विल फॉर्म प्रोडक्ट, ये वाला एरिया शो कर रहा है। एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हमने 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया तो द एरिया दैट इज़ ABEF एरिया भी इंक्रीज हो गया, मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच विल फॉर्म प्रोडक्ट वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं which are responsible for formation of product which is having energy more than activation energy, or you can say that the molecules which is having energy more than threshold energy, वो क्या हो गए? बढ़ गए, डबल हो गए। सो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी स्टडी किया था। सो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टाइम टी। एट टाइम टी पर, ठीक है, दिस मच, यानी इतने जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो बस इतने ही हैं। एट टेम्परेचर टी पे दिस मच मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म प्रोडक्ट, एंड एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे दिस मच मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म प्रोडक्ट। सो ओवरऑल अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, वो हम इस ग्राफ से स्टडी कर चुके हैं। सो आगे, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉसेस एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन था, ठीक है, बहुत बहुत सारे कंसेप्ट, छोटे कंसेप्ट को मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे अब एक्टिवेशन एनर्जी तक आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच क्रॉसेस एक्टिवेशन एनर्जी, वो किसके इक्वल है? E की पावर -EA/RT, ये उसके इक्वल है, ये बोल्ट्जमैन ने बोला था, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉसेस एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल है? E टू द पावर EA-EA/RT। जो रेट है ऑब्वियसली जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा हमारा जो रेट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E-EA/RT, और हम लिख सकते हैं K लिख सकते हैं यहाँ पर, K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E-EA/RT,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये पावर में है। दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब एक चीज़ देखो, अब इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट करने के, नेचुरल लॉग को हम कैसे लिखते हैं, लॉग बेस ई या ln भी लिखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दो टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है नॉर्मल लॉग। नॉर्मल लॉग को हम कैसे लिखते हैं, लॉग बेस 10, और नेचुरल लॉग को हम क्या लिखते हैं, लॉग बेस ई या ln करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ln लिखा होगा दैट मीन्स वो नेचुरल लॉग है, मीन्स लॉग बेस ई। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे देखो, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln, ये मल्टीप्लाई में दोनों, ठीक है, लॉग ले रहे हैं मल्टीप्लाई में तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। नेक्स्ट है ln k इज इक्वल टू ln a, जो पावर है लॉग लेते समय पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस ई अपॉन आर टी ln e, ये जो पावर है लॉग लेते समय वो आगे आ जाती है। अब नेक्स्ट है कि ln e की वैल्यू कितनी होती है, ln e की वैल्यू होती है 1, ठीक है, लॉग e की पावर लॉग बेस e और e, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ln e को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस e, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, या ln e की वैल्यू 1 बोल दो, या लॉग बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो फाइनली ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी। और हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई k इज इक्वल टू लॉग बेस ई a माइनस ई अपॉन आर टी। तो दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन, ये सेकेंड फॉर्म है लॉग नेचुरल लॉग की फॉर्म में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, वाला टर्म इधर लिख सकते हैं, माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln a, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो ईजिली ड्रॉ हो जाए। सो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जो ग्राफ है वो उसमें नेगेटिव स्लोप बनेगा। ये किस इक्वेशन को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे ln k, और x एक्सिस पर क्या आएगा, 1/t विल कम इन x एक्सिस, ठीक है। जो स्लोप है वो नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। m क्या दे रहा है, स्लोप की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी, तो ये आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर। जो 1/t है वो तो चला गया x एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो हमारा स्लोप है वो e अपॉन आर। इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन देगा, ln a, तो हम ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू इंटरसेप्ट की वो कौन देगा, ln a। सो नेक्स्ट है, ये वाला हमने इक्वेशन किया था, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, तो ये इस इक्वेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे देखो, ln k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln a, ये नेचुरल लॉग फॉर्म है, जो सेकेंड फॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जो नेचुरल लॉग है उसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। नेचुरल लॉग को हम क्या लिखते हैं, ln या लॉग बेस e, और नॉर्मल लॉग को कैसे लिखते हैं, लॉग बेस 10। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, या इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, माइनस ई अपॉन आर टी को हम इधर अरेंज कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, 2.303, जो नेचुरल लॉग है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 k इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2.303 लॉग बेस 10 a माइनस ई अपॉन आर टी, ये आ गया। हमने नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग विद 2.303।
अब नेक्स्ट है कि सारे इक्वेशन को हम बोथ साइड वी विल डिवाइड बाय 2.303 सिंप्लीफाई करने के लिए 2.303 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 2.303 और हम कैसे लिख सकते हैं log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन. इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? y एक्सिस पर हम लेंगे log बेस 10 a log बेस 10 k और x एक्सिस पर लेंगे 1/t. ठीक है, और इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन देगा? log बेस 10 a. दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट. और स्लोप की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तभी हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है. जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर. सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर. अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन if frequency factor is 100 and activation energy is, ये कितना है? 100 गिवन है. दिस इज 100. ठीक है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज 19137 जूल पर मोल. फाइंड रेट कांस्टेंट एट 7 to 7 डिग्री सेल्सियस. इतने टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है. आपके पास 4 ऑप्शन है, 1, 10, 100 एंड 1000 में से कौन सा आंसर है देखते हैं. टेम्परेचर को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू केल्विन. डिग्री सेल्सियस में गिवन है बाय एडिंग 273. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे नॉर्मल लॉग वाला, log 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी. जो हम नॉर्मल जनरली जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल लॉग के बेसिस पे करते हैं. तो हम न्यूमेरिकल्स में मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉर्मल लॉग वाले इक्वेशन ही यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मल लॉग से जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है. सो नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी फैक्टर दे रखा है. फ्रिक्वेंसी फैक्टर यहाँ ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज फ्रिक्वेंसी फैक्टर, तो ए की जगह पे हम 100 लिख लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है? एक्टिवेशन एनर्जी इज 19137. ये आ जाएगा 19137 अपॉन 2.303. आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले ही आपको बताई थी कि आर की वैल्यू इतनी होती है 8.314 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 1000 आ गया. अब यहाँ पे देखो log बेस 10 k इज इक्वल टू log 100 की वैल्यू कितनी होगी? log जो नॉर्मल log है, log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. ठीक है, log 100 की वैल्यू 2 आती है, log 1000 की वैल्यू 3 आती है. ठीक है, log 10,000 की वैल्यू 4 आएगी. तो ये तरीका होता है log निकालने का. माइनस इन सबको सॉल्व करके ऑलमोस्ट 1 वैल्यू आएगी. तो मैंने यहाँ पर सबको सॉल्व करके 1 वैल्यू लिख दी है. अब एक चीज़ देखो, log बेस 10 k इज इक्वल टू 2 - 1 1 आ जाएगा और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज. आपको रेट कांस्टेंट गिवन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. log 10 k log बेस 10 k इज इक्वल टू 10 - 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन टी. फाइंड टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट. जो हाफ लाइफ है वो दे रखा है रिएक्शन का 70 मिनट. ठीक है, तो आपको टेम्परेचर निकालना है. ठीक है, वो कैसे करेंगे? हमारे पास हाफ लाइफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन होती है? k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. हम ऐसे लिख सकते हैं. टी हाफ हमें गिवन है 70 और ये फिक्स वैल्यू है 0.693. तो k की वैल्यू हम यहाँ से निकालें. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -2. इसको सॉल्व करके ये आया 0.69 को हम ऑलमोस्ट 70 लिख सकते हैं, 0.70 लिख सकते हैं. डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -2. अब जो ये इक्वेशन गिवन है इसी में ही हम वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें जो रेट है वो गिवन है. सो हमें क्या गिवन था? log बेस 10 k इज इक्वल टू 10 - 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन टी. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेम्परेचर निकालना है. ठीक है, तो जो रेट कांस्टेंट है जो हमने हाफ लाइफ के इक्वेशन की हेल्प से निकाला था वो हम यहाँ पुट करेंगे. वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे k की जगह 10 की पावर -2 आ जाएगा.
तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2, तो log 10 की पावर -2, तो पावर आगे आ जाएगा -2 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो -2 इंटू 1 -2 रह जाएगा इस साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t इज इक्वल टू 12। जो 10 है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड होके 12 बना देगा। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -2, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1000 केल्विन। तो फोर्थ जो ऑप्शन है 1000 केल्विन, या 4 ऑप्शन गिवन थे, फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्म करेंगे हम आरएनएस इक्वेशन की, दैट इज़ उसमें क्या है, रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। 2 रेशियो हम स्टडी करेंगे उस इक्वेशन में, 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। सपोज मान लो K1 इज़ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 इज़ अनदर रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो EA और A है, ठीक है, इट इज़ द assumption that A and A activation energy and frequency factor are temperature independent. So at when rate constant is K1 and temperature is T1, तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, log base 10 K1 is equal to minus EA upon 2.303 R T1 प्लस, यहाँ हमने टेम्परेचर को T1 ले लिया, प्लस log base 10 A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड रेट कांस्टेंट के लिए यहाँ पे हम K1 की जगह K2 लिख देंगे, T1 की जगह T2 लिख देंगे, बाकी सब एज इट इज़। सो these are two equations at different rate constant and different temperature is taken here. सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं। जब सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, log base 10 K2 माइनस log base 10 K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। माइनस में जब log है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा log base 10 K2 अपॉन K1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे EA अपॉन 2.303 R, दिस इज कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, T1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। दिस इज फोर्थ फॉर्म ऑफ आर्हेनियस रेट इक्वेशन। पहला हमने किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, फिर नेचुरल लॉग वाला फॉर्म किया था, ठीक है, लॉग बेस E वाला फॉर्म किया था, फिर थर्ड हमने किया था लॉग बेस 10 वाला फॉर्म किया था, एंड द फोर्थ वन इज़ कि जिसमें 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। दिस इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज मान लो 2 डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एट 27 डिग्री सेल्सियस रेट कांस्टेंट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर है। एट 127 डिग्री सेल्सियस K2 इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड इनवर्स, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम इक्वेशन लिखेंगे log base 10 K2 अपॉन K1, क्योंकि 2 डिफरेंट टेम्परेचर 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट, तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ रेट कांस्टेंट। K2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड इनवर्स, और अपॉन K1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ आएंगी। इज इक्वल टू EA हमें निकालना है, EA इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, EA हमें निकालना है। R की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे 2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी होती है 8.314, T2 की वैल्यू यहाँ पर है 400 और T1 की वैल्यू है 300। हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया बाय एडिंग 273 एंड दीज टू टेम्परेचर। सो यहाँ पर 400 माइनस 300 अपॉन 400 इंटू 300,
यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 10 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। और जब इसका लॉग लेंगे, 10 की पावर 1 का लॉग लेंगे तो आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 400 में से 300 माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 100 आएगा। सो वी हैव रिटन हेयर 100 अपॉन 400 इंटू 300। इसको सॉल्व करके हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी इन जूल पर मोल। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेना। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट थोड़ा सा टॉपिक है, हम ये बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन ये कहा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है। बट फ्यू एग्जांपल्स आर देयर जिसमें फ्यू एग्जांपल्स आर देयर जो आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है और जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट इंक्रीज़ नहीं होता, डिक्रीज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में रेट पहले तो इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर के साथ साथ, फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाकर इंक्रीज़ होगा, फिर बाद में डिक्रीज़ हो जाएगा। वो जो टेम्परेचर जहाँ तक रेट इंक्रीज़ होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट इज़ TI। ये क्या है, TI, इन्वर्जन टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो उसमें ग्राफ ऐसा ड्रॉ आएगा, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीज़ को शो कर रहा है। मीन्स टेम्परेचर के साथ साथ जो रेट है वो डिक्रीज़ होगा इन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जब भी होगा, कुछ भी एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है कि पहले तो स्लोली रेट इंक्रीज़ होगा विद टेम्परेचर, फिर एकदम से जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। पहले तो स्लो इंक्रीज़ होगा, फिर एकदम से इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो एक्सप्लोजन में जो रेट है वो टाइम के साथ साथ इस फॉर्म में शो किया जाता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ और भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके NCERT बुक में, उसको भी आप सॉल्व करो। सारे इक्वेशन सब मैंने आपको क्लियर कर दिए। ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स विच आर इन योर बुक। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।